नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और आज मंथन में बात करेंगे न्याय पर संकल्प। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी संकल्प पत्र नाम से जारी कर दिया है। बीजेपी ने घोषणा पत्र में जनता से कई वादे किए हैं। हाल ही में कांग्रेस ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, जिसका नाम था न्याय पत्र। चुनावी दौर में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक तरफ कांग्रेस के न्याय पत्र पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे, वहीं अब कांग्रेस भी बीजेपी के घोषणा पत्र पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कहीं भी कुछ भी नहीं कहा। वहीं अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी 400 पार का लक्ष्य इस मैनिफेस्टो से पूरा कर पाएगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नवीन पिरशाली, भाजपा प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। नवीन जी, आपका बहुत स्वागत है। नितिन दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसी के साथ हेमंत जोशी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और नवीन जी, सबसे पहले आप ही के पास मैं आना चाहूंगी, चूंकि बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हो गया है, संकल्प पत्र नाम दिया गया है और कई संकल्प, इसमें कई चुनावी वादे, लेकिन विपक्ष का जो आरोप है वो ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या फिर बीजेपी के मैनिफेस्टो में सीधे तौर पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कोई भी बात नहीं की गई है। नवीन जी, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र विकसित भारत के मिशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत की गारंटी ये संकल्प पत्र देता है। युवाओं को अवसर, नारी सशक्तिकरण का की बात ये हमारा संकल्प पत्र कहता है। गरीबों, वंचितों और किसानों कांग्रेस के मैनिफेस्टो और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की गारंटी होती है, कांग्रेस की नौटंकी होती है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के कार्यकाल को अगर आप लेते हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं उससे देश की साख बढ़ी है, देश की इकोनॉमी बढ़ी है। और आज कहीं न कहीं जनता ये महसूस कर रही है कि पिछले 8 साल में जो कांग्रेस के कार्यकाल में देश में काम हुआ, जिस गति से बढ़ा और इन 10 सालों में देश की गति से आगे आया, तो उसको आज जनता कंपेयर कर रही है। इसलिए मोदी जी से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नेतृत्व से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इतना बड़ा है कि जनता फिर कह रही है, फिर एक बार मोदी सरकार, 400 पार मोदी सरकार, 4 जून 400 पार। ठीक है नवीन जी, लेकिन जिस तरह से आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, इसके ऊपर क्या कहेंगे? विपक्ष ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैनिफेस्टो में तमाम चीजों को लेकर बातें कही, लेकिन महंगाई को लेकर यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया, जो आज चरम पर है। नवीन जी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कृतिका जी कि आप इस बात को किया जाता था और हमारे पड़ोसी देश ने पूरे वर्ल्ड मार्केट की तरफ देखा था। तो आज भारत मेक इन इंडिया की बात करता है तो हम एप्पल फोन मैन्युफैक्चरिंग की सबसे सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन गए हैं, लार्जेस्ट हब बन गया है इंडिया। मेक इन इंडिया की बात अगर हमने कही तो तेजस यहाँ पर उड़ रहा है। मेक इन इंडिया की बात की तो मिसाइलें बन रही। मेक इन इंडिया की बात की तो चंद्रयान के दक्षिण ध्रुव पर जहां कोई नहीं पहुंच पाया वहां हम पहुंच गए। तो क्या इन सब कामों में रोजगार नहीं मिल रहा है? अगर हम सेकेंड मैन्युफैक्चर हुए हैं एप्पल फोन के और अभी चिप भी बनेंगी तो क्या उसको रोजगार नहीं मिल रहा है? तो ये तो विपक्ष को दिख नहीं रहा। विपक्ष का मोतिया बिंदु उसको देखने नहीं दे रहा है। अगर मैं बात करूं इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस गति से आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मोदी जी ने किया, वो आज तक कभी भी नहीं हुआ उतनी स्पीड से, उस गति को से, उस विस्तार से कभी नहीं हो पाया। हमने चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, चाहे रेलवे की करें, चाहे एयर इंफ्रास्ट्रक्चर करें, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वाटरवे हो, तो हर प्रकार से समग्र विकास के लिए अगर आज मोदी जी इस स्थिति में कहने लायक हैं कि 2047 में भारत एक विकसित देश बनेगा, तो उसकी आधारशिला मोदी जी ने पिछले 10 सालों में रख दी है। और आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया मानती है कि मोदी का नेतृत्व, मोदी का विजन देखने लायक है। और दुनिया के बड़े नेता कह रहे हैं अगर भविष्य देखना है तो भारत में आइए। तो ये माननीय मोदी जी का एक विजन का कमाल है जिसको आप कह सकते हैं और जिसका डंका बज रहा है। तो इसीलिए जनता फिर कह रही है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अब की बार मोदी सरकार इसलिए बोला जा रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार।
ठीक है नवीन जी। नितिन दुबे जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से विपक्ष निशाना तो साध रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों का अगर आप उठा के देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने काम तो किया है सर, और उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये संकल्प पत्र में जो बातें हैं, जिस तरह से बीजेपी पहले कहती आई थी कि लोक लुभावन जो वादे हैं वो नहीं करना है, जिन्हें पूरा किया जाए वही इस मैनिफेस्टो में शामिल किए जाएंगे। और जिस तरह से अगर हम नजर डालें मैनिफेस्टो पर, तो आप आयुष्मान को लेकर देख लीजिए, 370 हटाना, जो पहले वादे किए गए थे उन्हें पूरा किया गया, और जो योजनाएं अभी चल रही हैं उन्हीं को आगे बढ़ाने की बात मैनिफेस्टो में की गई है। नितिन जी, देखिए ऋषिका जी, मुझे ये सारी सिचुएशन देखकर एक फिल्म की याद आ रही है। डोंगरीला का बादशाह अमरीशपुरी हुआ था, वो ओम शोम शोम। तो नरेंद्र मोदी जो है आज देश के नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोकतांत्रिक तानाशाह के रूप में उभरे, जिसने अपनी मातृ संस्था संघ को भी खत्म कर दिया है, जिसने विपक्ष को भी खत्म करने की नाकाम कोशिश की है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती। और दूसरी बात, अब मैं राजनीतिक मुद्दे की बात करता हूं, तो आप देखिए कि नाम बदलने में माहिर भाजपा काम में भरोसा नहीं करती, नाम बदलने में ये भरोसा करती है। देश की सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर बनवाया, लेकिन ये हर 5वें साल में अपने मैनिफेस्टो में लिखते रहे कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, हम राम मंदिर बनवाएंगे। लेकिन न्यायालय में केस चलते चलते, गवाही होते होते, पेशियां होते होते, और आज वो दिन आया कि राम मंदिर बना। अब धारा 370 की बात, तो वो एक कानूनी प्रक्रिया और संवैधानिक संरचना के तहत हुआ है, और अगर आज कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो भी वो होता, क्योंकि देखिए समय के अनुसार काम होता है। आप कहेंगे कि 50 साल पहले मोबाइल क्यों नहीं था, इसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार है। अरे भाई, जब तकनीक आएगी देश विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। आज 4 लेन पे काम होता है, कल 2 लेन पे काम होता था। आज 2G नेट, पहले 2G नेट आया, फिर 4G आया, आज 5G आ गया। तो बदलाव समय के साथ होता है ना। इसको आप किसी को श्रेय देने की कोशिश नहीं करें कि मोदी जी ने ये कर दिया। अब मोदी जी ने क्या कर दिया, देश के करोड़ों लोगों को 5 किलो राशन लेने के लिए लाइन में लगा दिया। ठीक है। अपराध के दलदल में इस देश को धकेल दिया। खुद ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये जुमला मात्र है। ठीक है, अपनों को खाने दिया। यहाँ पर जिस तरह से गरीबों को लेकर यहाँ पर बात हो रही है, ये करते हैं। ठीक है नितिन जी, ठीक है नितिन जी, लेकिन गरीबों को लेकर जिस तरह से यहाँ पर बात हो रही है, अभी आप ही ने बताया कि 80 करोड़, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 80 करोड़ गरीबों को जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए हैं, मुफ्त राशन दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकाल में ये काम हुआ है ना, जो भी काम है 370 हटाना, यूसीसी को लागू करना। 80 करोड़ लोग 4 किलो राशन के लिए झोला लेके लाइन में लगे हो, आप कहते हैं विकसित हो गए, अब 5वें नंबर पे आ गए। जब आप 5वें नंबर पे आ गए हैं भाई, तो ये लाइन लगी है सवेरे सवेरे, इसका क्या होगा। ठीक है। दूसरा, आप जब विकसित हो चुके हैं तो फिर अमेरिका, इंग्लैंड जैसे आपके लोगों का व्यवहार होना चाहिए ना। लाइन में लगता है कोई अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में लोग लाइन में लगे राशन के लिए, उसे विकास कहते हैं। विकसित भारत का संकल्प है। चलिए नवीन जी से जवाब ले लेते हैं आप ही की बातों का। नवीन जी जाइए, 1 मिनट और एक बात और कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जल्दी। जो आप बिल्डिंगों का विकास देख रहे हैं, वो अपने चहेतों को उपकृत करने के लिए ऐसा किया गया है। मैं आपको स्टेट वाइज गिना सकता हूँ कौन कौन से ठेकेदार कहाँ आए हैं। आंध्रा के ठेकेदार मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के ठेकेदार जो है राजस्थान में काम कर रहे हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 2 लोगों के अलावा किसी को ठेका ही नहीं दिया जाता, रोड का हो, बिल्डिंग का हो। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक नहीं लगेगा, लेकिन ये जो विकास है ये भ्रष्टाचार की खड़े होकर विकास हो रहा है। ठीक है नितिन जी, नवीन जी से इसका जवाब ले लेते हैं। नवीन जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं हेमंत जी के पास जाऊंगी। कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 370 ऐसी ही हटेगी तो इनके टाइम में क्यों नहीं हटेगी। अगर राम मंदिर ऐसे ही बन गया तो इनके टाइम में क्यों नहीं बन गया। भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते, इनके शीर्ष नेतृत्व है जो। अरे आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि जब मैं बाहर खड़ा था, जब बारिश क्यों नहीं, आज आप जब अंदर आ गया तो बारिश क्यों हुई, चबा दिए हैं। आज जनता ने आईना दिखा दिया है, तो आप भगवान राम को भी मानने लगे। आज हनुमान जी भी याद आ रहे हैं, सारे देवी देवता याद आ रहे हैं।
अभी तो और याद आएंगे, जनता वो हाल बनाएगी। के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। पा रहे हैं आप धर्म के बगैर राजनीति नहीं कर सकते। दाएं बाएं छिटक रहे हैं, आज इधर जा रहे उधर जा रहे हैं, अपना नहीं दिख रहा है। और आपका नेतृत्व विधान कांग्रेस, आज आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, आपकी इतनी औकात नहीं है भाई साहब। ठीक है नितिन जी शांत होकर सुन भी लीजिए। भाजपा की जो औकात है वो हमने देखी है। आने की हिम्मत नहीं ठीक कर है रहे, नितिन जी सुन लीजिए। यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आपके शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि कांग्रेस सुस्त हो गई है, कांग्रेस ढीली हो गई है, तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस से पहले ही हार मान ली है। कांग्रेस ने मतदान से पहले ही हार मान ली है। आज कांग्रेस खत्म हो चुकी है। ठीक है नवीन जी, हमारे साथ हेमंत जोशी जी भी बने हुए हैं, हमारे साथ बातचीत प्रवक्ता। हम विपक्ष को करना चाहते हैं, विपक्ष अपनी दुर्गति से खत्म हो रहा है, कांग्रेस अपनी दुर्गति से खत्म हो रहा है। आज भी इनका मैनिफेस्टो निकलता है, ठीक है नवीन जी। विभाजन की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, मुस्लिम लीग ने किया था आजादी स्वतंत्रता के बाद। ठीक है नवीन जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। हमारे साथ हेमंत जोशी जी भी बने हुए हैं। हेमंत जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, सबको साथ में सुभद्र और सशक्त बना रही है, देश को विकसित बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं तो कांग्रेस ठीक है नवीन जी, ठीक है। हमारे साथ हेमंत जोशी जी भी बने हुए हैं। हेमंत जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ पर बातचीत कही, मैनिफेस्टो में भ्रष्टाचार को लेकर बात यहाँ पर रखी गई है और भ्रष्टाचार को लेकर तमाम वो अपने संबोधनों में कहते आए हैं कि अगर सरकार आती है तो आगे 5 सालों में और कड़ी कार्रवाई होगी। मैनिफेस्टो के लिए भी ये कहा गया कि भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई होगी, काला धन जो है वो निकाला जाएगा। सीधा निशाना आपके ऊपर था हेमंत जोशी जी। देखिए मोदी जी का जो भ्रष्टाचार का मॉडल है वो सबको पता है। अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, सब कार्यकर्ताओं को लगा दिया अजीत पवार के विरोध में और खुद ने गल बाहें करके अजीत पवार को अंदर कर लिया, देशमुख को कर लिया, अशोक चौहान को कर लिया, अंतरिम मुशर्रफ को कर दिया, आपका प्रफुल्ल पटेल को कर दिया। तो देश है, आपकी इंडियन एक्सप्रेस की 2 दिन पहले की न्यूज है, 25 जो देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है आज वो या तो भारतीय जनता पार्टी में है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में चला रहे हैं। तो आप तो न खाऊंगा न खाने दूंगा और सब घोटाले करके आ जाओ और भारतीय जनता पार्टी के मशीन में साफ हो जाओ। तो ये भ्रष्टाचारी पे दो मापदंड कैसे हो सकते हैं? आप 70,000 करोड़ यदि देश का अजीत पवार तो उसकी रिकवरी, उनकी जांच आपने बंद कर दी, तो धीमे कर दी, सिर्फ 250 बाकी के आपने माफ कर दिया। तो भ्रष्टाचारी का व्यवस्था। और बात करते हैं कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, आपने 2 करोड़ रोजगार बेरोजगार का वो बना दिया। 25% युवा आज बेरोजगार है, 47% ग्रेजुएट बेरोजगार है। किसानों की आय दुगनी करूंगा 22 तक, अरे 2024 हो गया, उनको दुगनी क्या, उनको एमएसपी नहीं दे पा रहे आप। तो ये कैसे? और आपके अमित शाह कहते हैं कि बोले कुछ जुमले होते हैं जो चुनाव के टाइम पे छोड़ना पड़ते हैं। तो हमें तो ये लग रहा है कि ये जुमले छोड़ दिए इन्होंने। ठीक है हेमंत जी। नवीन जी इसका जवाब दीजिए। उनका ये कहना है कि जितने भी भ्रष्टाचारी है वो भारतीय जनता पार्टी में आकर एकदम पाक साफ हो जाते हैं। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास? नवीन जी। ऋषिका जी, भारतीय जनता पार्टी के पास जो वॉशिंग मशीन है उसमें तो इनका भ्रष्टाचार निकल रहा है। आप देख सकते हैं स्वराज से शुरू हुई पार्टी आज खराब में खत्म होगी। अन्ना जी के कंधे पर उम्मीद की बंदूक रखकर जनता के विश्वास के परखच्चे उड़ाने वाले अरविंद केजरीवाल ने बहुत जल्दी ही ये काम कर दिया। किसी देश की जनता को ये भरोसा नहीं था कि पवार के ऊपर लेकिन आज जब घोटाले में लिप्त होता है, जब इनके सारे चीजें सामने आ रही है परत में, तो उसमें ये कह रहे हैं कि अशोक चौहान आपके नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, आप ही की बातों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन उस उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई पार्टी। तो आज पार्टी का हाल क्या हो गया आप देख सकते हैं। पार्टी खत्म है, कुछ नहीं है। आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से का सामना करने के लिए आप कह सकते हैं कि इन चुनाव में लड़ने के लिए एक इंडी गठबंधन नाम का एक गठबंधन बनाया था, जिसकी गठरी बद गई है। उसके नेता कभी दाएं छिटक रहे, कभी बाएं छिटक रहे। बड़ी मुश्किल से विपक्ष इस चुनाव में कैंडिडेट खड़ा कर पा रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक चुनाव है। ये विकसित भारत के मिशन पर जो मोदी जी ने ये मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस मिशन में पूरे देश की जनता आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। आज मोदी एक नाम नहीं बल्कि क्रांति है। इस देश से गुलामी की निशानी को मिटाने के लिए, इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए जो आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और नीति काम कर रही है, आज पूरा देश उसके साथ है। इसलिए कह रहा फिर एक बार मोदी सरकार 4 जून 400 पार, ऐसे ही नहीं है।
ठीक है, हमारे साथ खिलावन चंद्रकार जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। खिलावन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें सर यहाँ पर, तो किस तरह से कांग्रेस के न्याय पत्र और बीजेपी के संकल्प पत्र को यहाँ पर देखते हैं? माफ कीजिए ना, हमारे साथ नीरज सहरे जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नीरज जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरह से बीजेपी का संकल्प पत्र और कांग्रेस का न्याय पत्र आया सर, तुलनात्मक दृष्टि से अगर यहाँ पर देखें तो क्या लगता है आपको, क्या संकल्प पत्र न्याय पत्र पर भारी पड़ेगा, या फिर जो 400 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है वो इस मैनिफेस्टो के जरिए साध पाएगी? देखिए ऋषिका जी, वादे हैं, वादों का क्या। 2014-2019 के बाद अभी धरातल पे कुछ ढंग से उतर भी नहीं पाया था कि 2024 में एक और नए वादों का रेला आ गया। भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण, दोनों में से दो शब्द जो है बिल्कुल लापता हो गए। ना तो कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है, ना कोई महंगाई की बात कर रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी नौकरी देने की बात कह रही है तो वो संख्या खोल रही है कि हम 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पिछली मैनिफेस्टो में चूंकि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की गई थी, रोजगार नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने रोजगार की पारदर्शिता की तो बात की है, लेकिन रोजगार की संख्या नहीं खोली कि हम कितने लोगों को रोजगार देंगे। 5 साल में दें, चाहे 2 साल में दें, चाहे 4 साल में दें, लेकिन रोजगार कितने लोगों को देंगे ऐसी कोई बात नहीं की। आपने जो बात की कि रोजगार पारदर्शिता से मिलेगा, पारदर्शिता का वादा तो सारी सरकारें करती हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें। आज तक देश में जब से सरकार बनी, हर सरकार, चाहे वो प्रदेश सरकार रही हो चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, पारदर्शिता की बात तो सभी लोग करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैनिफेस्टो में कोई नई चीज, अब पुराने सारे वादे आप रिपीट कर रहे हो बहुत सारे। कांग्रेस जैसी बात कर रही है, कांग्रेस ने अपनी बातें करी हैं, लेकिन कांग्रेस चूंकि अपनी बातें तो कह रही है, उनकी बात में दम है कि नहीं है ये अलग बात है, लेकिन जो दम होती तो जनता को समझाने में क्यों नाकाम हो रहे हैं ये? कभी न्याय यात्रा निकालते हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लेकिन जनता को समझाने में नाकाम। जी बिल्कुल नीरज जी, लेकिन जिस तरह से अगर हम मैनिफेस्टो को यहाँ पर देखें, कांग्रेस का या बीजेपी का, अगर बीजेपी की मैं बात करूं यहाँ पर मैनिफेस्टो की, तो सर यहाँ पर अनुच्छेद 370, यूसीसी, 3 तलाक, राम मंदिर, जो तमाम वादे पहले 2014 में या 2019 में मैनिफेस्टो में शामिल किए थे, कहीं ना कहीं वो पूरे हो गए हैं। और जो योजनाएं पहले से चली आ रही हैं, आयुष्मान को अगर हम देखें तो अब बुजुर्गों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। ऐसे तमाम जो वादे हैं, जो योजनाएं पहले से चली आ रही हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया। तो कहीं ना कहीं जनता के मन पर तो इसका प्रभाव पड़ेगा ना नीरज जी? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, जनता पे फर्क पड़ रहा है, जनता प्रभावित भी हो रही है। लेकिन हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे हम बात कह रहे हैं, जो कि देश के सबसे नीचे पायदान पे बैठे व्यक्ति से लेकर देश के सबसे ऊंचे पायदान वाले व्यक्ति के बीच में एक सबसे बड़ी चीज जो आती है, जो हर आदमी से जुड़ी है, वो महंगाई और बेरोजगारी, जिससे आम आदमी 75% जैसा कि आंकड़े सरकार के कहते हैं कि देश की जनता जो है गांव में रहती है, तो गांव की रहने वाले 75% लोगों की अगर आप बात करते हैं, जो मेन रूप से आदमी है, किसान है, आम आदमी, जिन्हें महंगाई और बेरोजगारी घेर रही है, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं की गई है मैनिफेस्टो में, जो कि देश के सीधे 75% जनता से जुड़ा हुआ मामला बनता है। जी ऋषिका जी। ठीक है नीरज जी। नवीन जी, जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए कि जो बहुत ही दिन दो चीजों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, जो जिसका निशाना जो है विपक्ष ने भी साधा था, बेरोजगारी और महंगाई, इन दो विषयों पर क्यों प्रमुखता से चर्चा नहीं की गई? क्यों मैनिफेस्टो में इन दो विषयों को प्रमुखता से रखा गया? नवीन जी, ये वो मुद्दे हैं जो आमजन से जुड़े हुए हैं। कोई भी सरकार हो, महंगाई को कंट्रोल करना चाहती है। अगर मैं पिछली सरकारों की बात करूं तो 26% तक महंगाई कांग्रेस के जमाने में रही, हमारे से बहुत कम रही। अब बात आई जॉब की, रोजगार की, तो रोजगार ने कहा कि रोजगार शब्द कहो या ना कहो, लेकिन जो कोशिश हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उससे हमेशा रोजगार जनरेट होगा। अब 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, हमने 2 करोड़ स्टार्टअप यहाँ पर दिए, तो स्टार्टअप इंडिया की बात आई तो 2 करोड़ स्टार्टअप यहाँ पर हो रहे, तो आप कितना जॉब जनरेट करेंगे? केवल सरकारी नौकरी ही जॉब नहीं होती है, लेकिन भारत के समग्र विकास की नींव जिस प्रकार से रखी जा रही है, आप देखते हैं हमने 5G शुरू किया और 6G पे काम किया, इंडस्ट्री 4.0 पर काम हो रहा है, तो हम सब चीज का मॉडर्नाइजेशन करके, उसको विकसित करके, उन्नत करके एक नई ऊंचाई पर भारत को जाना चाहते हैं, एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो जॉब बहुत मिलेंगी, रोजगार मिलेंगे। आज मैंने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत हम कितनी चीजें बनाने लगे, तो उन सब पर रोजगार लगा हुआ है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो उसको रोजगार मिल रहा है। आज लाखों किलोमीटर सड़कें बन रही है, तो उसमें हमारे जो मजदूर भाई हैं वो लगे पड़े हैं, इंजीनियर लगे पड़े हैं।
अगर हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सब यहीं के लोग लगे हुए हैं। हम कोई बाहर से टेक्निक नहीं ला रहे। अब भारत ने पिछले 10 सालों में वो टेक्निक विकसित कर ली है जो हम किसी टाइम में, कांग्रेस के टाइम में बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। आज हमारे पास इतना स्किल है कि हम दूसरे देशों के लिए ज्ञान दे रहे हैं, दूसरे देशों को स्किल दे रहे हैं, दूसरे देशों को कंसल्टेंसी दे रहे हैं। तो भारत में ये परिवर्तन हुआ है ऋषिका जी, ये हमें मानना पड़ेगा। पिछले 10 सालों में इस विकास को इस तरह से देखना पड़ेगा। ठीक है नवीन जी। नितिन जी, जो पिछले 10 सालों में विकास हुआ है उसको कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित तो कर रहा है। जिस तरह से हमने 2014 या 2019 के परिणाम देखे तो बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी को मिली है और 2014 के मुकाबले 2019 में वोट प्रतिशत भी बीजेपी का बढ़ा है। नितिन जी, इस बार भी कुछ ऐसा ही या फिर इस बार कुछ और देखने को मिलेगा? देखिए, ये जो आप 10 साल से लगातार सरकार की बात कर रहे हैं, ये जनता को गुमराह करके बनाई गई सरकार है। वादे कुछ थे, काम कुछ और किया। ये लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके बनाई हुई सरकार है। इन्होंने वादा किया था कि हम देश के युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिया। इन्होंने वादा किया था कि हम महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई और 4 गुना बढ़ गई। इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे इस भारत को। आज इनके नेता अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं और विपक्ष के नेताओं को निशाना बना के खुद के भ्रष्टाचार पे पर्दा डाल रहे हैं। ये आसाराम है दूसरे, क्योंकि मंच पे तो बात कुछ और करते हैं लेकिन मंच पर्दे के पीछे इनके हाल कुछ और होते हैं। इन्होंने वादा किया था कि जो भारत का पैसा खाकर भागेगा हम उसको अपनी मांद से निकाल के लाके जेल में करेंगे। आज एक भी व्यक्ति नहीं है। तो चलो छोड़ो सारी बातें। इन्होंने कहा था कि हम दाऊद को इंडिया लेकर आएंगे, हमारे देश की कानून के हिसाब से सजा दिलवाएंगे। लेकिन अब दाऊद की अफवाहें फैल रही, बुढ़ापे में आ गए, तो मर गया है, तो ये हो गया। देखिए, फिर जब चुनाव का समय आता है तो ये कालनेमी की तरह गटर मालाएं जपने लगते हैं, राम 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 राम। इनके पास इनके बड़े बड़े नेता आदिवासी क्षेत्रों में जा रहे हैं, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, लेकिन एक भी व्यक्ति ये बात नहीं करता है कि हम जो है गरीबी से इस देश को मुक्त करेंगे। एक भी नेता ये बात नहीं करता है कि हम अपराध को दूर करेंगे। एक भी नेता ये बात नहीं करता है कि हम युवाओं को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। एक भी नेता आदिवासियों के बीच में पहुंचने के बाद भी ये बात नहीं करता है कि हमारी आदिवासियों को मुख्य धारा में लाएंगे। टंटिया मामा की नाम हमने ये कर दिया, रानी कमलापति के नाम से स्टेशन बना दिया, ये रोड बना दिया, ये राजनीति के लायक नहीं है, ये राम की विरोधी है। ये इस तरह की बातें करते हैं। जिस तरह से आपने यहाँ पर बातें बताई हैं, जो जनता के जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो योजनाएं हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया गया, कहीं ना कहीं जनता को ये प्रभावित तो कर ही रही हैं। हेमंत जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी ये पूरा मामला भ्रष्टाचार को लेकर हम देख रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई करने की बात की गई है और जो जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि जब से जो विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है, मैनिफेस्टो को लेकर भी 2047 तक का रोड मैप तैयार किया गया है, जनता का जो साथ है वो बीजेपी को लगातार मिल रहा है। वोट प्रतिशत जो है वो लगातार बीजेपी का बढ़ता जा रहा है। हेमंत जी, देखिए, सिर्फ दिखावा के लिए कुछ और होता है। आप बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मेक इन इंडिया में हमने बहुत प्रगति करी। अरे आपके सरदार पटेल की जो मूर्ति बनाई वो चाइना से बनवाई। ओंकारेश्वर में जो शंकराचार्य की मूर्ति बनी वो चाइना के द्वारा बनी। नागपुर में जो रेलवे स्टेशन बना वो चाइना के द्वारा बना हुआ। तो आपने मेक इन इंडिया काम किया होगा तो ये चाइना से क्यों काम होता है? अडानी के पोर्ट में जब ड्रग्स पकड़ाते हैं तो वो कौन सा कैसा होता? उसकी कोई जांच हुई? पनामा पेपर लीक का मामला था, उसकी कोई जांच हुई? इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे आपने जो शरद पेटी था, जो मेन अभियुक्त था, उससे गठबंधन कर रहे हैं ना, दूसरा जो उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ दो वही बातें क्यों करते हो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप देखिए हेमंत जी, आप वो पार्टी है जो कांग्रेस को कोस कर यहाँ तक आए थे और आज उन्हीं की गोद में बैठ गए आप लोग। आज गठबंधन के नाम से आपकी गठबंधन बन गई, उनकी कांग्रेस की गोद में बैठे हो। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने बोला, यूनाइटेड नेशन ने बोला कि भारत की कैसी स्थिति है यहाँ पे। ठीक है नवीन जी, सुन लीजिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कनाडा ने बोला, आपको अमेरिका ने बोला
सब दूर, ठीक आप है, तो विश्व में ठीक लताड़ है हेमंत जी, पड़ेंगे। हमारे साथ नीरज जी भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगी। जिस तरह से तमाम आरोप बीजेपी के ऊपर यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या को लेकर और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, बाकी जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया गया है, क्या ये बीजेपी के ऊपर भारी पड़ेगा या फिर मैनिफेस्टो से 400 पार का जो लक्ष्य रखा गया है वो पार हो जाएगा? नीरज जी देखिए, 400 पार का लक्ष्य है जो वो अपना पार करेंगे तो ये तो जनता वोट देगी, कांग्रेस को क्या होगा और भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मुद्दे की जो बात अगर हम महंगाई और उसकी कर रहे हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको मैनिफेस्टो से गायब रखा गया है। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पे अभी अपनी तैयारी करके चुनाव की रैलियां शुरू कर दी है। कांग्रेस की अगर हम बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, उत्तर प्रदेश में चूंकि गठबंधन के नाम पर केवल 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। इनके इंडिया गठबंधन में 2 ही पार्टियां, अभी तक इनके यहाँ टिकट फाइनल नहीं हो पाए। रैली करेंगे, कब कब जनता से वोट मांगेंगे, हालात इनके ठीक नहीं है। दूसरी चीज, अभी एक इतना बड़ा मुद्दा आया था कि राजपूत समुदाय का बहुत सारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यक्ति नाराज हो गया। विपक्ष के पास इतना अच्छा मुद्दा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाता अगर ये वहां जाके उन राजपूत लोगों को मना लेते। नोएडा हो, कैराना हो, गाजियाबाद हो, हापुड़ हो, मेरठ हो, पूरे इलाके में, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर, अलीगढ़ हो, एटा हो, सब जगह राजपूत के वोट संख्या जो है प्रत्येक लोकसभा में 1.5 से 2 लाख थी। लेकिन ये वहां जा ही नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी उसको मैनेज करने में लग गई। तो कहां से विपक्ष मजबूत हो पा रहा है? विपक्ष के हालात बड़े कमजोर हैं, हालात ठीक नहीं है। कुल मिला के इतना ही कहना ठीक रहेगा। जी ऋषिका जी। बिल्कुल नीरज जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर स्थिति बीजेपी का मैनिफेस्टो आने के बाद कहीं ना कहीं मोदी की जो गारंटी है वो जनता को मिल गई है, जिस पर जनता ने हमेशा से भरोसा जताया है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को इसका साथ भी मिला है, इसका मुनाफा भी हुआ है। देखना होगा कि क्या बीजेपी के 400 पार लक्ष्य को ये मैनिफेस्टो पार लगा पाएगा या फिर कुर्सी किसी और के हाथों में जाएगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।